हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि मैम हमें इंग्लिश लिटरेचर बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है मेजर का वो स्टडी ऑफ फिक्शन समझ में नहीं आ रहा है और उसमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बच्चों, इसको आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा ये। और मैं इसमें ये मेंशन कर दूँगी कि आपको राइटर्स में से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए जो टेक्स्ट है आपके कोर्स में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम हमें टेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं आपको टेक्स्ट के वीडियोस भी बना करके डाल दूँगी। घबराइए मत, आपका पेपर अच्छा होगा। और ये वाला जो वीडियो है इसे अच्छे से देखो, मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ इसमें, तो ये ओवरऑल आपके जो भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक ओवरऑल डिस्कशन कर रही हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन आपके जो टेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हमें मैन इन ब्लैक का टेक्स्ट चाहिए, उसका एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए आप, तो मैं उसके टेक्स्ट भी मतलब एक्सप्लेनेशंस आपको डाल देती हूँ। तो ये मैं 1-2 दिन में कर देती हूँ, आज और कल में, तो बेटर यू स्टडी इट। अभी आप ये वाला वीडियो देखिए, ओके। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। आप लोगों का जो मैसेज आया था कि मैम हमें स्टडी ऑफ प्रोज, सॉरी मैंने उस समय स्टडी ऑफ फिक्शन बोल दिया था। स्टडी ऑफ प्रोज वाले पेपर में आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें, उससे रिलेटेड मैं आपसे ये सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। कि सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर आपको देखिए प्रोज एंड इट्स फॉर्म दिए गए हैं। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, ये वाला है। तो आपको प्रोज और इसके जो फॉर्म्स हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, है ना, और एसेज हैं इन सब के बारे में आपको एक छोटा ही क्वेश्चन, आप देखिए एक वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए। एक तो आप लोग जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो आप लोग वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप क्या करें, फर्स्ट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या वन लाइनर्स होते हैं, उनके आपको बहुत कम शब्दों में आंसर देना होता है। उसके बाद जो सेकंड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज या 2 पेज सफिशिएंट होता है आपके आंसर के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि जो सेकंड बी सेक्शन है आपका, उस बी सेक्शन के भी बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हैं, और जो आपका लास्ट के 2 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके भी आप बहुत बड़े आंसर्स लिख रहे हैं, या कभी छोटे लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप समझिए इस लिमिट को कि जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए आपको 4 से 5 पेज आप लिखते हैं तो सफिशिएंट होता है, और जो छोटे हैं उनके लिए 1 पेज या 2 पेज सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रोज एंड इट्स फॉर्म जो है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है आपका, लेकिन आपका 16 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा इस पर, ये आपका शॉर्ट नोट वाले में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद देखिए मॉन्टेक का ऑन सॉरो आपके कोर्स में है। उसके बाद बेकन है, ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, और उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ का मैन इन ब्लैक है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि एक यूनिट में से 2 जो राइटर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, और एक को थोड़ा कम कम तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है उसके बारे में, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे छोड़िए, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे बहुत टेंस हो रहे हैं कि टाइम कम है मैम हमारे पास में, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि आप 2 राइटर्स को, हर यूनिट में 2 राइटर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और एक को थोड़ा कम तैयार कर लीजिए। इसमें आप ओलिवर गोल्डस्मिथ और फ्रांसिस बेकन को लेते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन तो ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि राइटर एक तो कब पैदा हुआ या व्हेन ही डाइड। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो वर्क है, जो भी जैसे ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ है, तो ये किस कब पब्लिश हुआ था, और किसी अगर बड़े किसी एंथोलॉजी का, किसी बड़ी बुक का, किसी ऐसे कंपाइलेशन होती है एसेज की, ऐसी किसी बुक का अगर वो हिस्सा है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे द मैन इन ब्लैक है आपका, तो ये सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड में से लिया गया है। ये आपको याद रखना है कि द मैन इन ब्लैक जो है ये किस में से लिया गया है, सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड स्मिथ का है। और इसमें ये जो गोल्ड स्मिथ का जो सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें टोटल 119 एसेज हैं इसके अंदर, ठीक। उसमें से एक आपके द मैन इन ब्लैक है। इसके अंदर एक गोल्ड स्मिथ ने एक चाइनीज़ एक ट्रैवलर जो है वो आता है लंदन में, और वो क्या क्या देखता है और किस तरह से लंदन की सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है। ये 1760 में ये पब्लिश हुआ था, 1760 में। तो किस तरीके से वो उस समय की सोसाइटी को देखता है और उसमें क्या चीज़ें उसे देख कर के क्या क्रिटिसाइज़ करता है, या किस चीज़ को वो अपलॉज करता है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है। तो आपको उस चाइनीज़
अल्तांगी का नाम पता होना चाहिए, अल्तांगी नाम है उसका। आगे 2 वर्ड्स और हैं जो आप देख लीजिएगा पूरा नाम क्या था इसका। तो अल्तांगी जो है वो है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से द मैन इन ब्लैक को डिस्क्राइब किया गया है। फ्रांसिस बेकन, देखिए अभी ये जो कीवर्ड्स है ना आपके सिलेबस में, इसको ये बहुत खूबसूरती से आपका सिलेबस बनाया गया है और इसमें जो कीवर्ड्स दिए हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। देखिए एक तो ये एलिजाबेथन एज से रिलेटेड इसके अंदर है। उसके बाद एफोरिस्टिक एसेज, एफोरिस्टिक स्टाइल किसकी थी बच्चे? ये बेकन की एफोरिस्टिक स्टाइल थी। एफोरिस्टिक स्टाइल या ब्रेविटी यानी शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना, इडियोमैटिक लैंग्वेज, ये भी आपके फ्रांसिस बेकन की स्टाइल है। और सटायर जो है आपका, ये सटायर आपके गोल्ड स्मिथ से रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एफोरिस्टिक स्टाइल या इडियोमैटिक लैंग्वेज या ब्रेविटी का क्या मतलब है। जब मैंने पढ़ाया था फ्रांसिस बेकन को तो मैंने आपको कहा था कि फ्रांसिस बेकन को पढ़ने के लिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि उसका, जैसे उसने कहा कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट, और ये आपकी जो लाइन्स है इसकी, मैंने आपको कहा था कि ऑफ स्टडीज़ की जो लाइन्स आप रट लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे है जिसके अंदर आपको छोटे छोटे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मिलते हैं। इडियोमैटिक यानी जो कहावतों के रूप में, मुहावरों के रूप में प्रचलित हो गए, बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है फ्रांसिस बेकन को। और फ्रांसिस बेकन अब ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ दोनों में आपको ये देखना है कि ये देखिए ये आपके इस फिर से मैं बताती हूँ कि फ्रांसिस बेकन हुआ या ओलिवर गोल्डस्मिथ हुआ, इनमें से आपको 2 बेसिकली आपको क्वेश्चन करने हैं कि इनको एज एन एसेइस्ट करना ही है, ठीक है। एज एन एसेइस्ट का मतलब हुआ कि उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है, वो किस तरीके के सेंटेंस लिखते थे, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनकी थीम्स क्या होती थी उनके एसेज की, और किस तरीके का एनवायरनमेंट था। उनके जो एसेज हैं वो क्या पर्सनल एसेज थे, यानी वो ऑब्जेक्टिव राइटिंग करते थे, या फिर वो सब्जेक्टिव राइटर्स थे, यानी खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिख रहे थे, या फिर उनका जो राइटिंग स्टाइल है। तो ये सारी जो थीमेटिकल कंसर्न्स हो गए, या उनका एनवायरनमेंट, या उनका लैंग्वेज स्टाइल कौन सा है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स को कवर करते हैं, उनकी लैंग्वेज किस तरीके की थी, ईजी है, डिफ़िकल्ट है। जैसे आप जब बेकन के बारे में लिखेंगे तो आपको बताना है कि भाई वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते थे, ब्रेविटी थी, है ना, और इडियोमैटिक उनकी लैंग्वेज थी। सटायर ऐसा बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं मार रहे थे, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उन्होंने की है, या इलेबोरेटिव राइटिंग उन्होंने की है, या वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कि भाई स्टडीज़ क्या है या ट्रूथ क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको लिखना है। उसके बाद द मैन इन ब्लैक जो है, इसमें आपको कैरेक्टर स्केच देखने को मिल रहा है। तो आप जब इसको करते हैं, गोल्ड स्मिथ के बारे में लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने कैरेक्टर स्केचेस जो है वो कैरेक्टर स्केच करते हैं। और मैन इन ब्लैक में आपको पता चलेगा कि जो पर्सन है उसका क्या कैरेक्टर है, कि वो किस तरीके से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन वो ये शो करता है कि मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद, वो किस तरीके से एक बैगर के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग अपना कमाई क्यों नहीं करते हो, बट वहीं पे वो उसकी मदद भी करता है, वो बैगर की मदद करता है, एक ओल्ड वुमन की मदद करना चाहता है, बट उसके पास उस समय पैसा नहीं होता है। और इन बिटवीन वो एक जो सोल्जर है, जो लंगड़ा है, जिसने युद्ध में अपना पाँव गंवा दिया, वो उसकी भी मदद करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने सिल्वर कॉइन किसको दिया, शिलिंग किसको दिया, ये आप जब आप उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको 2 चीज़ें हर राइटर से तैयार करनी है। पहला, उस पार्ट की समरी, उस ऐसे की समरी आपको करनी है। दूसरा, आपको तैयार करना है एज एन एसेइस्ट, कि बेकन जो है वो किस तरीके का एसेइस्ट है, गोल्ड स्मिथ है तो वो किस तरीके का एसेइस्ट है। आपको 3-4 पॉइंट्स ही तो तैयार करने होते हैं कि भाई वो कौन सी थीम्स पे लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है, डिफ़िकल्ट है या इजी है, उनके सेंटेंस का जो है वो कंस्ट्रक्शन वो कैसे हैं, क्या वो बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, कंपाउंड सेंटेंसेस, ईजी सेंटेंसेस है, और वो डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्टिव है उनकी राइटिंग, या किस तरीके की है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उन्होंने कौन सा फर्स्ट पर्सन यूज़ किया है, सेकंड पर्सन यूज़ किया है, या फिर थर्ड पर्सन नैरेटिव है। तो वो सारी टेक्निक्स, वो स्टाइल्स, और जो ऐसे का मूड है ना, उसका बैकग्राउंड है, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है, और ये सारे ही एसेइस्ट के साथ में आपको करना है, ठीक। तो बेसिकली आपको 2 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं एक राइटर से। पहला, उस पार्ट की समरी, और उस समरी के साथ आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि कब पब्लिश हुआ था, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, यदि उसका कोई बड़ा वर्क है, जैसे आपने द मैन इन ब्लैक है, वो किस में पब्लिश हुआ था, है ना,
तो वो उसके साथ गोल्ड स्मिथ की जैसे विकार ऑफ वेकफील्ड इनका बहुत जाना माना इनका नावल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इनके प्लेज कौन से बहुत रिनाउंड है, उनके नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट देखिए, सेकेंड यूनिट देखते हैं हम लोग। सेकेंड यूनिट में देखिए जोसेफ एडिसन है, स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। देखिए ये स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ जो है इनके 2 वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, टैटलर और स्पेक्टेटर, और ये स्पेक्टेटर में से ही लिया गया है, स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, और ये शायद उनका फर्स्ट ही स्पेक्टेटर का पहला ही जो ऐसे है ये वो है। तो ये देखिए जैसे वो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में से था, ये स्पेक्टेटर में से है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेक्टेटर एडिसन और स्टील दोनों दो फ्रेंड्स थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर के, और स्पेक्टेटर जो है वो एक मैगज़ीन, आप मैगज़ीन तो नहीं कह सकते हैं, वीकली पब्लिश होने वाला इनका एक जर्नल बोल सकते हैं एक तरीके से। उसमें ये इन्होंने 555 इन्होंने एसेज जो हैं उसमें लिखे थे दोनों ने मिलकर के। और ये कब पब्लिश हुआ था वो आपको ध्यान में रखना है, 1711 में ये पब्लिश हुआ है। टैटलर जो है वो 1709 में है ना, 1709 में वो पब्लिश हुआ था, 1711 में स्पेक्टेटर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और जोसेफ एडिसन ने इसके अंदर जो स्पेक्टेटर है, यानी जो आगे के बहुत सारे एसेज हैं जिसके अंदर इन्होंने एक क्लब बनाया है, स्पेक्टेटर क्लब, ठीक है, वो उस क्लब के बारे में भी है। और ये स्पेक्टेटर अपने खुद के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से पैदा हुआ, वो किस तरह से बहुत कम बातचीत करता था, और जब वो पैदा हुआ तो किस तरह से उनकी फैमिली चाहती थी कि वो लॉयर बने या वो जज बने, लेकिन वो किस तरीके से लॉ की तरफ नहीं गया, और वो कितना कम बातचीत करता था अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि वो एक स्पेक्टेटर है, क्योंकि वो देखना पसंद करता है। और पूरी जो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, और कौन कौन से क्लब्स हैं इसमें। स्पेक्टेटर अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ में बहुत सारे ऐसे, देखिए ये जो टाइम था जो 18th सेंचुरी थी, इस टाइम पर इन्होंने ऐसे बोला था जोसेफ एडिसन ने कि मैं ये चाहता हूँ कि किस तरीके से जो लिटरेरी डिस्कशंस हैं वो कॉफ़ी हाउसेस में होने चाहिए, और जो टेबल्स हैं नॉर्मल क्लब्स हैं, उन क्लब्स के वहाँ पर लिटरेरी डिस्कशंस होने चाहिए। तो ये लोग लिटरेरी डिस्कशंस को कॉफ़ी हाउसेस तक लेकर आए। इसलिए जो स्पेक्टेटर अकाउंट के अंदर एक लिस्ट है आपकी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस के नेम्स बताए हैं, है ना, वो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। 5 से 6 कॉफ़ी हाउसेस हैं या वहाँ के, उनके नेम्स हैं, वो आप देख लीजिए। और स्पेक्टेटर का जो भी इनका ये कहाँ से इनका हेरिटेज था, मतलब कैसे इनकी लीनियज पुराने, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि किस उससे आ रहे थे ये, इनका पुराना जो पुश्तैनी मकान था वो कितने स्क्वायर का था, और किस तरीके से वो पूरी उस चीज़ को ये कैरी फॉरवर्ड किया है इन्होंने, उन सारी चीज़ों को देखना है। प्लस जोसेफ एडिसन किस तरीके के एसेइस्ट हैं, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है एज एन एसेइस्ट, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया कि बेकन के ऊपर आपको एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि बेकन किस तरीके के राइटर थे। उसके बाद आपको गोल्ड स्मिथ पे कर लेना है, इसी तरह से इसमें एडिसन पे कर सकते हैं आप, और चार्ल्स लैम्प पे कर सकते हैं। हैज़लिट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड, थोड़ा सा ये बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन ड्रीम चिल्ड्रन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपका एक ऐसे है जिसमें उसके चिल्ड्रन हैं ही नहीं, और उसके बावजूद भी वो इमेजिन करता है कि उसको एक बेटा है और एक बेटी है, और वो किस तरीके से सोचता है। और ये राइटर को रीडर को कब पता चलता है, सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ने पे पता चलता है कि किस तरीके से उसके किड्स हैं ही नहीं, और वो इमेजिन कर रहा है कि उसकी बेटी होती तो ये बोलती, है ना। तो चार्ल्स लैम्प जो है उनकी राइटिंग स्टाइल है या फिर जोसेफ एडिसन की है, इन दोनों को एज एन एसेइस्ट आपको तैयार करना है, और इन दोनों एसेज की आपको समरी तैयार करनी है कि इसमें क्या कहा गया है। इससे आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि यही मेजर है। क्योंकि आपको जब समरी पता होती है तो जब एज एन एसेइस्ट भी आता है ना, तब भी आपको उसमें समरी तो थोड़ी बतानी ही पड़ती है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि नहीं वो एक सब्जेक्टिव राइटर है, जैसे चार्ल्स लैम्प है, चार्ल्स लैम्प ही वॉज अ बैचलर फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ, मतलब वो बैचलर ही थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की, तो वो जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो हमें ड्रीम चिल्ड्रन में दिखाई देता है। तो ये कहीं से भी ऑब्जेक्टिव राइटिंग नहीं है, ये सब्जेक्टिव राइटिंग है, जहाँ पे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लाइफ को शेयर कर रहे हैं अपने रीडर्स के साथ में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके कीवर्ड्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसमें आता है कि एक तो पीरियोडिकल एसेज है,
पीरियोडिकल ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्पेक्टेटर है ना आपका, स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, वो आपके 1711 में जो स्पेक्टेटर आया था पीरियोडिकल, है ना, उसमें ये पब्लिश हुआ था, इसलिए यहाँ पे पीरियोडिकल राइटिंग उन्होंने बोला है। उसके बाद आप देखिए डिस्पर्स मेडिटेशंस है। ह्यूमर एंड पैथोस किसकी राइटिंग में है? चार्ल्स लैम्ब की राइटिंग में है। ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की जो आप पढ़ रहे हैं ड्रीम चिल्ड्रन, वो ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज है। प्लस स्पेक्टेटर में भी एडिसन जो हालांकि स्पेक्टेटर जो है वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एडिसन का थोड़ा सा पुट उसमें दिखाई देता है, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। अब देखिए आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको चारों तरफ से क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। आप रटते हैं अगर आंसर्स को तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद में हम उसको क्रिटिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं, यानी उनकी राइटिंग स्टाइल्स के अंदर किस तरीके के सेंटेंसेस हैं, क्या वो बहुत डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस बना रहा है, या आपको क्विकली आपके खुद के दिमाग में आना चाहिए। किसी और के लिखे हुए को पढ़ के रटले से नहीं काम चलेगा, आपको खुद को ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके की राइटिंग की है। आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो बढ़ाने के लिए ही इस तरीके से लिटरेचर हेल्प करता है, ठीक है। तो इन दो राइटर्स को आप इस पर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हैज़लिट को चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हैज़लिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है आपको। चार्ल्स लैम्ब आपको ईजी पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड है ना, ये मॉडर्न पीरियड के प्रोज है, जिसमें एजी गार्डिनर है ऑन द रूल ऑफ द रोड। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ऐसे है आपका, क्योंकि ये पर्सनल लिबर्टी कैसे हमें सोसाइटी के अंदर हमारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखना चाहिए, कि किस तरीके से जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है वो किसी और की लिबर्टी के साथ में कहाँ बाउंड्रीज़ हमें तय करनी है, ये उस पर ये बेस्ड है ये पूरा ऐसे आपका ऑन द रूल ऑफ द रोड। देखिए इसके टाइटल से ये मत समझिए कि ये सिर्फ खाली रोड पर चलने वाले रूल्स से रिलेटेड है। ये ऐसे आपको बताता है कि किस तरह से, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो बताता है कि मैं गाउन पहन करके बाहर जा सकता हूँ सड़क पर, तो वो मेरी एक पर्सनल लिबर्टी है, उससे किसी और को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं सड़क पे खड़ा होकर 12-1 बजे ड्रम बजाऊं या ज़ोर ज़ोर से गाना गाऊं, तो उससे दूसरों की लिबर्टी जो है वो उसके अंदर खलल पड़ेगा। तो ये हमें एक बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए कि मेरी जो पर्सनल लिबर्टी है ना, वो कब दूसरे की लिबर्टी के अंदर घुस जाती है और कब उसे मेरी लिबर्टी से परेशानी होने लगती है। क्योंकि व्हेन वी आर लिविंग इन सोसाइटी, जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है एजी गार्डिनर का, ये आप ऐसे बिल्कुल ले सकते हो। और इसमें आयरनी है तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद आपका द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस है, ये भी बहुत अच्छा आपका ऐसे है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एल्डस हक्सले का द डिवाइन विदिन कर लीजिए, जिसके चैप्टर 1 और 2। देखिए अभी आपको ध्यान रखना है कि डिवाइन विदिन इनकी पूरी बहुत बड़ी बुक है, और उस बुक में से आपको इसमें शायद 36 चैप्टर्स हैं या 34 या 36 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपको चैप्टर 1 और 2 दिया गया। तो एक बार ये ज़रूर कंफर्म करना है, 36 चैप्टर्स हैं शायद इसमें, तो 36 चैप्टर्स हैं इसमें पूरी बुक के अंदर, और उसमें से पहला और दूसरा आपको दिया गया है, जिसमें पहला जो है वो हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, और सेकंड वाला जो है उसके अंदर 7 मेडिटेशंस बताए गए हैं, यानी 7 गुण हैं। उन 7 गुणों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। उसके अंदर लव भी है, उसके अंदर जो भी 7 मेडिटेशंस की बात करते हैं वो, और किस तरीके से बताते हैं कि हाउ इट इज़ ए रूट एंड हाउ इट इज़ ए फ्रूट ऑल्सो। तो वो आप ने क्लास अटेंड की होगी तो निश्चित रूप से आप मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए थे क्लास में, कि किस तरीके के क्वेश्चन डिवाइन विदिन में, क्योंकि एल्डस हक्सले जो है वो अपनी कौन सी एलिमेंट थी, उनको किस चीज़ से वो परेशान थे, तो उनको आंखों की रोशनी जो है उनकी कम हो गई थी, तो उससे वो हमेशा परेशान रहते थे। उसके अलावा उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एल्डस हक्सले का, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो आपको याद रखना है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि एक किस तरीके का नावल है, वो यूटोपियन या डिस्टोपियन नावल भी आप उसे बोल सकते हो, तो वो आपको ध्यान रखना है।
और ऑन द रूल ऑफ द रोड के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है। अगेन आपको क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है, एजी गार्डिनर एज एन एसेइस्ट प्रिपेयर करना है, एल्डस हक्सले एज एन एसेइस्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको इनकी समरीज ज़रूर कर लेनी है। ऑन द रूल ऑफ द रोड में राइटर ने क्या कहा है और डिवाइन विदिन के चैप्टर 1 और 2 में क्या कहा है। हालांकि एल्डस हक्सले थोड़े से डिफिकल्ट हैं टू अंडरस्टैंड क्योंकि फिलोसॉफिकल है ये पूरा, तो आप चाहें तो प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस भी कर सकते हैं आपको अगर ईजी लगता है तो। एल्डस हक्सले मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे जा कर के आपको फ़िलोसॉफ़िकल अगर आप लिटरेचर लेते हैं तो आगे आपको फ़िलोसॉफ़िकल राइटर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, जैसे जे कृष्णमूर्ति आपको पढ़ने पड़ेंगे, या कहीं ना कहीं जब आप दूसरे राइटर्स को भी उठाते हैं या क्रिटिसिज्म में जाते हैं जहाँ पे डेरिडा है या फुको है, सोशो है, आप इन सबको जब पढ़ेंगे तो वो सारे राइटर्स थोड़े से फ़िलोसॉफ़िकल ही हैं। तो बेटर है कि आप अभी से रीडिंग स्टार्ट कर दें ऐसी, तो आप एल्डस हक्सले का डिवाइन विदिन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सिविक सेंस दिया है इन्होंने। उसके बाद फ़िलोसॉफ़िकल जो मैं अभी बता ही रही थी आपको कि थोड़ा फ़िलोसॉफ़िकल है ये एल्डस हक्सले का वर्क, तो वो आपको देखना है। इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको देखना है। देखिए एल्डस हक्सले किससे रिलेटेड थे, ये जे कृष्णमूर्ति के साथ में जुड़े थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आपका लास्ट यूनिट देख लीजिए। लास्ट यूनिट जो है पॉलिटिकल राइटिंग्स है, ये नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है और राजमोहन गांधी का वाई गांधी स्टिल मैटर्स है। तो इन दोनों में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। मेरे हिसाब से दोनों ही ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत छोटे छोटे ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो बेटर है कि आप इनके टेक्स्ट पढ़ लीजिए। और राजमोहन गांधी का वाई गांधी स्टिल मैटर्स है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके टेक्स्ट जो हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर पर्सनली मैसेज करके बता दीजिए कि मैम आप इनके टेक्स्ट एक बार जो है वो हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको 2-3 टेक्स्ट हैं जो एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कर दूँगी, मैं गांधी स्टिल मैटर्स भी कर दूँगी। करने में सारे ही कर सकती हूँ बट वो टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ। बट स्टिल अगर आप कहेंगे कि नहीं मैम प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फॉर श्योर मैं अपलोड कर देती हूँ आपके टेक्स्ट। आप मुझे टेक्स्ट की PDF सेंड कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगेन नेल्सन मंडेला इसमें आपको और राजमोहन गांधी इसमें आपको स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस है ना, जो भी एज एन एसेइस्ट करना ही है और दोनों एसेज की समरी करनी है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए कि मैम अब भी हमें ये समझ में नहीं आया है। आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क, सो शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे बच्चे। 20 वगैरह से मत पढ़िए आप, क्योंकि अभी तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप लिटरेचर में कुछ करना चाहते हैं तो आप अगर इन डेप्थ, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना ये 1% भी नहीं है। आगे आप नेट देते हैं, सेट देते हैं, PhD, आप अगर आगे कोई एग्ज़ाम्स फाइट करते हैं तो उनमें ये सारे 1% भी नहीं है जो आप कोर्स पढ़ते हैं। आपको बहुत पढ़ना है लिटरेचर में, तो शॉर्टकट्स मत अपनाइए। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है, जितना रीडिंग हैबिट्स डालेंगे उतना अच्छा है, जितना टेक्स्ट पढ़ेंगे उतनी आपकी कॉग्निटिव नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगी। हालांकि समटाइम्स वो वर्क नहीं करता है बट स्टिल मैं तो यही प्रेफर करूँगी आपको कि आप टेक्स्ट पढ़िए, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने से ही आप बहुत सेंसिबल बनते हैं, आप इंटेलिजेंट बनते हैं। तो शॉर्टकट मत लीजिए, ओके। और कुछ अगर आपको पूछना हो, देखो प्रश्न मैंने आपको बता दिए क्या तैयार करने हैं, इससे ज़्यादा तैयार करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रश्न, उस हर राइटर से सिर्फ 2 ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। पहला एज एन एसेइस्ट, जिसके अंदर उसकी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस है या किस तरीके का वो राइटर है, क्या वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पर्सनल राइटर है, ऑब्जेक्टिव राइटर है, डिस्क्रिप्टिव है, और उनकी टेक्निक्स क्या हैं, किस तरीके से वो क्या ह्यूमर यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ही सोबर उनकी राइटिंग्स हैं, या फिर बहुत ही फ़िलोसॉफ़िकल राइटिंग है। तो वो आपको ध्यान रखना है। एज एन एसेइस्ट में आप कम से कम 5 पेज आप तैयार कर लीजिए और आप इसकी समरी तैयार कर लीजिए। 2 ही क्वेश्चन हर राइटर से बन रहे हैं आपके। तो अब देखिए अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो 2 क्वेश्चन राजमोहन गांधी पर हैं, 2 क्वेश्चन नेल्सन मंडेला पर तैयार करने हैं आपको, 2 क्वेश्चन आपको हक्सले पे, 2 गार्डिनर पे, और प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस में रॉबर्ट लन के ऊपर आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 राइटर्स तैयार कर दीजिए, एडिसन और लैम्ब कर लीजिए, हैज़लिट को थोड़ा कम कम तैयार कर लीजिए, और इधर आप कर लीजिए
बेकन और गोल्ड स्मिथ को, तो आपके पास में अच्छा मटेरियल आ जाएगा। ये अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कर देना बच्चे, और अगर कोई क्वेरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और टेक्स्ट अगर चाहिए तुमको कि नहीं मैम आप टेक्स्ट एक्सप्लेन करके डाल ही दीजिए यूट्यूब पर, तो मुझे एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है। तो अगर आप मुझे ये कहेंगे कि नहीं मैम हमको पढ़ना है टेक्स्ट, तो फिर मैं आपको टेक्स्ट भी अवेलेबल करवा दूँगी। ओके, गुड लक एंड गुड बाय।